नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सीएम धामी अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी ने झारखंड के रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी संजय सेठ के नामांकन में पहुंचे और जनसभा कर जनता से वोट देने की अपील भी की। इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं अधिक वोटों से जीतने वाले हैं, आप सबके सांसद बनने वाले हैं और आप पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। भाइयों बहनों, झारखंड अपनी वन संपदा, जिसके बारे में अभी कह रहे 70% से ज्यादा यहाँ पर वन संपदा, खनिज संपदा और आदिवासी समाज के साहस, वीरता एवं स्वाभिमान के लिए हमेशा इसकी एक पहचान रही है, इसकी प्रसिद्धि रही है। और जब भारत में आजादी का आंदोलन प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने प्रखरता से आवाज उठाई थी, तो वो हमारे आदिवासी भाइयों ने उठाई थी। लेकिन देश आजादी के 60 सालों तक, 62 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन किया, जिन्होंने देश की हुकूमत चलाने का काम किया, उन्होंने कभी आदिवासी समाज की कोई सुध नहीं ली। केवल भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने हर वंचित वर्ग के विकास का बीड़ा उठाया, एक संकल्प लिया, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। भाइयों बहनों, अभी हमारे सभी मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्तागण यहां से बोल रहे थे कि हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ, चाहे वो इस झारखंड के लोगों का हो या देवभूमि उत्तराखंड के लोगों का। एक ही समय में दोनों राज्यों का गठन हुआ, ये हमारे लिए एक समानता की बात है। बल्कि दोनों राज्यों की जो परिस्थितियां भी है वह भी एक समान है। जहां इस राज्य की वन संपदा 70% वहीं उत्तराखंड भी 70% से ज्यादा वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है। राज्य में निर्माण से पूर्व भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमारे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और आपके जो घने क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों तक विकास नहीं पहुंच पाता था। इससे एक बहुत बड़ा वर्ग विकास से वंचित रह जाता था, मुख्य धारा में आने से वंचित रह जाता था। भाइयों बहनों, आपकी इस परेशानी को समझते हुए हमारे राज्यों का गठन करने और हमें न्याय दिलाने का काम सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए इन राज्यों का गठन किया था, इन राज्यों की स्थापना हुई थी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम तेजी से देश के अंदर हो रहा है। हमें गर्व है कि भाइयों बहनों, एक आदिवासी समाज में पैदा हुई, आज एक सामान्य परिवार में पैदा हुई देश की प्रथम नागरिक आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और ये पूर्व के समय में संभव नहीं हो पाता था। भाइयों बहनों, पूर्व के समय में ऐसे पदों पर अगर चयन होता था, मनोनयन होता था, तो किनका होता था? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि ये प्रश्न मैं कर रहा हूं या ये मंच पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये प्रश्न देश के हर एक व्यक्ति का है कि एक समय था मनोनयन कुछ लोगों का होता था, उनकी पहले से ही जो है एक पंक्ति अलग बना दी जाती थी, एक लाइन अलग लगा दी जाती थी कि मनोनयन होंगे तो इन्हीं लोगों में से होंगे, एक खास वर्ग के लोगों के होंगे। आज मनोनयन ऐसे लोगों का हो रहा है, ऐसे समाज से आए हुए लोगों का हो रहा है जो समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हैं, आदिवासी है, वनवासी है, समाज के वंचित वर्ग के हैं, उन सबको आज मनोनयन का अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के समय में ही संभव है, माननीय मोदी जी के समय में ही संभव है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी ने पिछले वर्ष, आप सबको याद होगा, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उली हाथों आकर यहाँ की पावन भूमि को नमन करके, उस माटी का तिलक करके
आगे देश के विकसित भारत का संकल्प लिया था और भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2025 को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार आदिवासी समाज के लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है। आदिवासी समाज सहित वंचित समाज को केंद्र में रखकर आज योजनाओं को बनाया जा रहा है। 2014 से पहले का समय हम सबको स्मरण में जरूर आना चाहिए कि वो कैसा समय था जब योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनाई जाती थी। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों कई प्रदेशों के दौरे पर हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में बीजेपी के दिग्गजों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है और बीजेपी का प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव को लेकर क्या प्लान है, इसी को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी से। बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। खिलेंद्र जी, चुनाव हो चुके हैं उत्तराखंड में, किस तरह का अब नतीजे आने वाले हैं और क्या लग रहा है, क्या अपडेट है आपके पास और क्या जीत का दावा कर रहे हैं आप? देखिए, चुनाव उत्तराखंड में बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है। पूरी उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान किया है और मैं निश्चित रूप से जनता के विश्वास के आधार पर, जनता के सहयोग और के आधार पर और जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लगाव दिखाया है, अपनापन दिखाया है, उससे मैं 100% श्योर हूँ कि हमारी 5 लोकसभा सीट जीतने वाली हैं और मार्जिन भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से जनता ने सहयोग दिया है, आशीर्वाद दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। अच्छा, स्टार प्रचारक अब आपके लगातार अलग अलग राज्यों में भी जा रहे हैं और खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब देखा जा रहा है कि वो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। किस रूप में आप उनको देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़े नेता की छवि उनकी बनती जा रही है? देखिए, जहाँ तक पुष्कर सिंह धामी जी की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की आप कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के जो धाकड़ निर्णय हैं, जो उनके निर्णय ऐसे निर्णय उन्होंने किए हैं जिनकी छवि पूरे देश के अंदर बनी है। जैसे नकल विरोधी कानून बनाया है, 30% महिलाओं को आरक्षण दिया है, आपका दंगा विरोधी कानून बनाया है, आपका जो है और भी दूसरे ऐसे धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है। तो ऐसे कानून उन्होंने बनाए हैं जिससे उनकी छवि पूरे देश और दुनिया में बन रही है और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों को मिले, जिससे उन प्रदेशों में भी विकास की गति को आगे बढ़े। उससे हमारा उत्तराखंड का चहुमुखी बहुमुखी विकास हो रहा है और यूसीसी लागू करके उन्होंने एक ऐतिहासिक काम उत्तराखंड में किया है और उसी कारण से आज पूरे देश के अंदर उनकी डिमांड है। आज पूरे देश के अंदर उनकी ऐसी छवि बनी है कि जहाँ भी जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि हजारों हजार लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं। अच्छा, आपके उत्तराखंड से भी कई कार्यकर्ता नेता अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं, किन किन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई है और किन किन राज्यों में आप लोग जा रहे हैं, आपको भी बेसिकली जिम्मेदारी दी गई होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे कार्यकर्ता हैं यहाँ, क्योंकि पहले चरण में यहाँ चुनाव हो चुका है, तो स्वाभाविक है कि हम दूसरे जब बराबर में हमारा हिमाचल प्रदेश है, हमारा कल्चर संस्कृति एक जैसा है, तो वहाँ अधिकतर लोग हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी को हिमाचल में लगाया गया है। माननीय प्रदेश के महामंत्री संगठन अजय जी भाई साहब भी वहाँ गए हैं और कुछ अभी कार्यकर्ता दिल्ली भी जाने वाले हैं। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ केंद्र की तरफ से आदेश आएगा हम जाएंगे। तो क्या लग रहा है, इस बार जो 400 पार का नारा है उस तक बीजेपी पहुंचेगी? 100% भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी जो नारा दिया था उसको भी करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। राम मंदिर बनाने की बात आई थी, राम मंदिर भी बनाया है। अब यूसीसी उत्तराखंड में लाने की बात हमारे धामी जी ने कही थी, यूसीसी लागू हुआ है। केंद्र ने भी जो हमारा संकल्प पत्र घोषित किया है उसके हिसाब से आप देखते हैं कि जो जो निर्णय की हमने बात कही है वो निर्णय हम करेंगे। आप देखते हैं कि जो पिछली बार भी हमने कहा था वो किया है और भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र घोषित करती है, ना कि घोषणा पत्र। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प लिया है कि हम इन कामों को करने वाले हैं। अच्छा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो मंगलसूत्र तक छिनवा लेंगे। किस रूप में देख रहे हैं आप उनके इस बयान को, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार कटाक्ष कर रही है? देखिए, कांग्रेस की मानसिकता हमेशा समाज को बांटने की रही है। कांग्रेस की मानसिकता हमेशा जो है देश को तोड़ने की रही है। कांग्रेस ने पहले भी देश के 2 टुकड़े किए हैं। कांग्रेस आज भी यही चाहती है कि धर्म के आधार पे इस देश को तोड़ा जाए। मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने देश को एक माला में पिरो के रखा है, जिस तरीके से देश की संस्कृति और संस्कार को बचाने का काम किया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। और जहां तक
कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात है तो उसमें आपको देखने को लगता होगा कि जिस तरीके से उनमें धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कही है, संपत्तियों का एक्सरे कराने की बात कही है, तो निश्चित रूप से लगता है कि वो लोगों के सुख संसाधन पे कब्जा करना चाहते हैं, उनके सुख संसाधनों को छीनना चाहते हैं। अच्छा भाई साहब, वन अग्नि की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं, उसकी रोकथाम के लिए आपकी सरकार किस तरह से काम कर रही है और क्या कुछ रोल मॉडल भी आप लोग तैयार कर रहे हैं? देखिए, वनाग्नि स्वाभाविक रूप से जब गर्मी का मौसम आता है तो आग की घटनाएं होती हैं, लेकिन हमारे जो उत्तराखंड की सरकार है, माननीय पुष्कर धामी जी की सरकार है, उन्होंने इसमें कड़े कदम उठाए हैं। अभी नैनीताल में भी जहां आग की घटना हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए और नैनीताल में उन्होंने कमिश्नर्स के साथ, तो सारे वन के उच्च अधिकारियों के साथ, सारे प्रशासन के साथ बैठक की है और कड़े निर्देश दिए हैं। कोई भी अधिकारी छुट्टी पे नहीं जाएगा, वर्चुअल बैठक करेगा, निश्चित रूप से इस आग को काबू पा लिया जाएगा। और जो मैं देखता हूं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जो है आग को बुझाने का प्रयास हुआ है। सरकार जितना अधिक से अधिक प्रयास कर सकती है, जितने अच्छे प्रयास कर सकती है, उतने अपने प्रदेश के हित में कर रही है। अच्छा, प्रदेश में चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है भाई साहब, किस तरह से आप इस यात्रा को भी देख रहे हैं और सरकार के क्या कुछ इंतजाम आप मान रहे हैं, क्योंकि लाखों श्रद्धालु अभी तक अपना पंजीकरण करा चुके हैं? देखिए, चारधाम यात्रा हमारे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है और ये पूरे देश के जो हमारे नागरिक यहाँ आते हैं यात्रा के लिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है और चारधाम यात्रा के लिए सरकार की पूर्ण तैयारी है। सरकार ने, मैं देखता हूँ, मैं अखबार में के माध्यम से और सूचनाओं के माध्यम से देखा है कि इस बार सरकार ने कहा है कि हम जगह जगह अपने प्रशिक्षित डॉक्टर भी बैठाएंगे और यात्रा में वाहनों की व्यवस्था भी बनाएंगे और एक निश्चित रूप से कितनी संख्या हमारी किस जो है अपने कहना चाहिए किस मंदिर में जाएगी, उसका भी एक खाका बनाकर उस हिसाब से काम करेंगे और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं पिछली बार या पहले नहीं मिल पाई, उनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं पिछली बार भी मिलती थी, लेकिन और उनको चुस्त दुरुस्त करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। खिलेंद्र चौधरी जी हमसे बातचीत कर रहे थे, तमाम विषयों पर हमसे बातचीत की है और साफ तौर पर उन्होंने जीत का दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें जीतेंगे और देश में 400 पार का जो नारा दिया गया है उस पर हम कायम हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से 1962 से लेकर 2024 तक जब कोई एक ही गांव मांग कर रहा हो कि सरकार से, जिससे उन्होंने चुना हो, लेकिन अभी भी वही सरकार उनकी ओर ध्यान देना तो दूर झांक कर भी नहीं देख रही है, तो फिर ऐसे में किसी का भी सब्र का इम्तिहान टूट ही जाएगा। उन उत्तरकाशी का सेकू गांव, जहां 1962 में सड़क बनी और अब तक ग्रामीण जो उससे बना सकते थे, उनका अब सब्र टूट रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। इसीलिए खुद बना रहे हैं सड़क। हाँ, सरकार को शर्म तो आएगी। किसी को शर्म नहीं आएगी, ये सिर्फ कहने की बात है। इतिहास गवाह है कि सियासत करने वालों ने अब तक सिर्फ झूठ और झूठ ही बोला है। अगर ऐसा नहीं है तो सत्ता किसी की भी रही हो, किसी भी सरकार ने इन ग्रामीणों की गुहार क्यों नहीं सुनी? और बात सिर्फ इन ग्रामीणों की नहीं है, ऐसे कई और हैं जो चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। हम आप अगर किसी से कुछ वादा कर किसी कारण उसे पूरा नहीं कर पाते तो अगली बार सामने जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। मन में ये ख्याल आता है कि जाकर उस व्यक्ति से आंखें कैसे मिलाएंगे। ये ख्याल आता है कि जब आमना सामना होगा तो क्या कहेंगे। लेकिन राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सियासत में शर्म, ईमान जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास न रोड है, मतलब हमारे कोई सुनते न शासन, न प्रशासन, न विधायक, न प्रधानमंत्री, न मतलब कोई भी मतलब आगे आने को तैयार ही नहीं है। हम कहाँ किसके पास जाएं, कहाँ अपनी व्यथा बताएं हम। तो हमने ये सोचा कि हम पूरा गांव अपने आप खुद अपनी रोड का वो करेंगे अब, क्योंकि हम थक गए जाते जाते। हमने कई बार वहाँ उत्तरकाशी में भी हमने डीएम के पास कई बार हमने वो किया, धरना दिया, पर हमने हमारी किसी ने भी आज तक आवाज़ नहीं सुनी। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप बड़े से बड़े मतलब अखबार पे हुआ या मीडिया पे आप खूब बताएं, मतलब कि हमारे गांव में कैसे मतलब हम लोग कैसे यहाँ ये हो रहे कि हमारे मतलब चलने के लिए हमारे रास्ता ही नहीं है। मतलब बरसात में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हमारे सबसे बड़ी समस्या तो ये है हमारी। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। चुनावी सभा में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों पार्टियों के नेता गला फाड़ फाड़ कर जनता से विकास कार्यों का जिक्र कर छाती पीट रहे थे। कोई कह रहा था हमने ये कर दिया, कोई कह रहा था हमने वो कर दिया,
लेकिन सच से सभी काफी दूर है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा मातृ शक्ति की बात की थी। फिर मातृ शक्ति को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि सरकार को तो शर्म आएगी ही ना। वो तड़पता है बच्चा। हमारे लिए जब कोई सरकार नहीं तो हम तड़प रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, हमारी कोई देखभाल नहीं करते हैं तो हम तड़पते हैं। घर में मर जाएंगे, जब बीमार होंगे तो मर जाएंगे। जब कोई सरकार नहीं देखती तो हम खुद मर जाएंगे। तब बोलेंगे कैसे मरे, वहाँ जवान मरेंगे, बूढ़े मरेंगे, तो बेकार बोलना है ऐसा। हाँ, जब कोई देखभाल नहीं करना तो मत बोलो ऐसा भी कि ऐसा हुआ तैसा हुआ। किसी को चोट लग जाएगी, कोई गर्भवती महिलाएं हैं, कैसे जाएंगे हम नीचे। इसीलिए आप सड़क खुद बना रहे हैं आज? इसीलिए खुद बना रहे हैं हम सड़क। सरकार को शर्म तो आएगी। सड़क निर्माण में जुटे सेकू गांव के ग्रामीण श्रम दान कर खुद से लोग बना रहे सड़क। तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है सेकू गांव। 1962 में इस गांव में सड़क बनी थी जो वक्त के साथ बर्बाद हो गई। उसके बाद यहाँ के लोग सरकार से मदद की गुहार लगाते रहे। सालों तक धरना प्रदर्शन भी किया गया, यहाँ तक कि चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया। इसके बाद भी ना तो शासन ने इन ग्रामीणों की बात सुनी, ना ही प्रशासन ने और ना विपक्ष ने। इतना कुछ होने के बाद भी जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो गांव के लोगों ने खुद ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। सेकू गांव के बुजुर्ग से लेकर महिलाएं तक पारंपरिक तरीके से सड़क निर्माण कार्य में जुटी है। ये अंडा कान यपुना हम अपने घर में न कर काम ये यपुना है हम चलती हैं रोड पर। मुख्यालय से मात्र 14 किलोमीटर का हाल देखिए। ना तो कांग्रेस ने ना ही बीजेपी ने दिया ध्यान। सड़क न होने से युवाओं की शादी तक नहीं। कहते हैं सड़क विकास की पहली सीढ़ी होती है। सड़क आने से गांव में सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जनपद मुख्यालय से मात्र 14 किलोमीटर दूर बसे सेकू गांव के लोग सालों से सड़क की मांग कर रहे हैं, जिसे ना तो कांग्रेस की सरकार में पूरा किया गया, ना ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ने। गांव में युवाओं का कहना है कि सड़क न होने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। आपसी सहयोग से अस्पताल पहुंचना पड़ता है। मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि गांव के युवाओं की शादी तक नहीं हो रही क्योंकि गांव में सड़क नहीं है। मैं तो एक इस गांव का युवा हूं। अभी हाल ही में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया, पर फिर भी शासन प्रशासन में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए ये जो सरकार के नुमाइंदे हैं, हम लोगों की व्यथा को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है। आप देख रहे होंगे हम राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं हम लोग, लेकिन हमारे साथ आप इस रोड पे आए होंगे तो आपको लग रहा होगा स्वयं कि हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं। अभी भी मात्र 10 किलोमीटर की दूरी होने पे सर हमें तो ये लग रहा कि हम सन 62 से बनी हुई रोड, हमें ये लग रहा कि शायद हम अभी भी 60 साल पीछे हैं, मात्र 10 किलोमीटर दूर होने के बावजूद। और साथ ही आप लोग देख रहे होंगे यहाँ के आज भी कम से कम 35 साल के युवा हो चुके हैं। हमारे साथ कोई रिश्ता लगाने को तैयार नहीं है। यहाँ के लोग क्षेत्र में हमारे लोग बोल रहे हैं कि हम किसी भी अन्य गाँव में रिश्ता लगाएंगे पर सेको में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने पिछड़े हुए हैं शिक्षा को लेके। सर हमारे यहाँ नई जॉइनिंग हो रही है, उनको अटैचमेंट कर दिया जा रहा है। यहाँ से सीधे आपके अल्मोड़ा, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से बाहर अटैचमेंट कर दिया जा रहा है अल्मोड़ा। हाल ही हमने आप लोगों को ये न्यूज़ भी दी थी बीच में, स्कूल से रिलीव तक नहीं किया गया टीचर को, फिर भी ऊपर ही ऊपर शासन प्रशासन के द्वारा, इन सरकार के द्वारा टीचर को ऊपर ही ऊपर से रिलीव कर दिया गया। और हमारे बच्चों का ये हाल है कि आज हमारे ये 2 स्कूल यहाँ पे हैं, जूनियर हाई स्कूल तक है, तो सर वो स्कूल बंद होने के कगार पे है। मेरे को तो ये रोड तो जाए भाड़ में, मुझे शिक्षा को लेके इतनी पीड़ा है। आज मेरे गांव से कम 40% पलायन हो चुका है। ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन बेटियों के चक्कर में लोग जो 3000 नहीं कमा पाते हैं वो 3000 किराया दे रहे हैं मकान का। उत्तरकाशी जाके 3000 दे रहे हैं किराया। साल 1962 में पहली बार बनी थी सड़क। सालों से शासन प्रशासन से लगाते रहे गुहार। चुनाव तक का ग्रामीणों ने किया बहिष्कार। सेकू गांव के लोग बताते हैं कि सन 1962 में फॉरेस्ट विभाग की तरफ से सड़क का निर्माण कराया गया था, पर रखरखाव के अभाव में सड़क की हालत खस्ता हाल हो गई। तब से लेकर आज तक इस सड़क पर कोई काम नहीं हुआ, जिस कारण ग्रामीणों को कई किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद गाँव पहुँचना पड़ता है। अगर गाँव में कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल पहुँचाने के लिए बड़ी समस्या आती है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, पर नतीजा कुछ न निकला। मजबूरी में ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा।
अब ग्रामीणों ने खुद अपने संसाधनों से इस रोड का काम शुरू कर दिया। इतने साल सन 62 से बनी रोड है साहब ये, परंतु इस रोड के सूद कोई भी सरकार नहीं ले। पहले कांग्रेस की सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार है। जो भी विधायक आता है वो कहता है कि 6 महीने के बीच आपकी रोड बन जाएगी, परंतु रोड जहाँ के तहाँ। आज गांव वालों को जब परेशानी हुई, हमारी माताएं बहनें डिलीवरी होती है तो रात को हमें पीठ पे उठा के यहाँ तक लाना पड़ता है, तब 108 मंगानी पड़ती है, फिर उनको बाजार तक पहुँचाना पड़ता है। तो गांव वालों ने ये सूद लिया कि चलो भाई, अगर सरकार नहीं सुन रही तो खुद स्वयं अपने आप रोड बनाएंगे, क्योंकि सरकार शासन प्रशासन इस गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मान्य मीडिया प्रभारी से आप लोगों सभी से मेरा निवेदन है कि ये शासन प्रशासन को आप लोग हमारी आवाज़ को पहुंचाएं। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की रही सरकार, किसी भी पार्टी ने नहीं सुनी ग्रामीणों की गुहार। अब खुद से सड़क निर्माण कर रहे ग्रामीण। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद राज्य में कभी कांग्रेस की सरकार रही है तो कभी बीजेपी की सरकार रही। मौजूदा वक्त में प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि गांव-गांव सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, जो सच नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार के चुनाव में सड़क निर्माण की मांग पूरी न होने पर करीब 13,000 वोटरों ने वोट तक नहीं दिया। फिर सरकार का ये कहना कि गांव-गांव सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, बड़ा अजीब लगता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दुनिया में विकास आगे बढ़ा और इस गांव से जो है, इस क्षेत्र से विकास पीछे की ओर गया। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, सन 62 से पहले ये सड़क जो है वन विभाग ने, जब हम टिहरी उसमें जिले में हुआ करते थे, उस टाइम पे ये रोड बन गई थी। यहाँ से लेकर आपके डोडीताल से पहले 5 किलोमीटर पहले मांझी तक, और उसके बाद किसी ने यहाँ पे किसी ने कोई सुध नहीं ली। 16-17 में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो यहाँ पे उतरे थे, तो उन्होंने उस टाइम पे PWD से इस रोड का सर्वे करवाया था, संगम चट्टी से डोडीताल और दयारा तक। तब तक उनकी सरकार चली गई, तो फिर उसके बाद 17 से आज तक यहाँ एक पत्थर नहीं निकला। मतलब कुछ ना कुछ, या जो ये पुल बना ये भी हरीश रावत जी के टाइम पे बना हुआ है, लेकिन उसके बाद कोई सुध नहीं हुई यहाँ की किसी भी ने। यहाँ और तो और एक पत्थर वो नहीं किया निकाला कि उस आश्वासन पे आश्वासन। इस बार लोकसभा का चुनाव का बहिष्कार भी हुआ, लेकिन शासन प्रशासन का इतना वो है कि मतलब कि अनदेखी है। सीधे सीधे हम ये कहेंगे कि सौतेला व्यवहार है पब्लिक के साथ, कि और कुछ भी नहीं तो एक पटवारी तो भेजते यहाँ, तो यहाँ एक पटवारी तक नहीं आया कि मतलब कि गांव वालों ने अगर चुनाव का बहिष्कार किया तो क्यों किया। आज हम लोगों ने सब ने गांव में मीटिंग करके कि भाई कोई शासन में कोई सुनने वाला है नहीं, तो अपनी सुध क्यों न खुद टिहरी रियासत के टाइम पे ये सड़क बनी हुई है, क्यों ना इसको जो है खुद ही अपने संसाधनों से हम गांव तक कम से कम खुलाएं। सेकू गांव के ग्रामीण क्यों करे सरकार पर विश्वास? प्रदेश में सरकार रहे या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? राज्य की जनता वोट करती है ताकि उनकी समस्याओं पर सरकार काम कर सके, लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि गुहार लगाने के बाद भी सेकू गांव के लोगों की समस्याएं सुनने तक को कोई तैयार नहीं। फिर प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, ग्रामीणों को क्या फर्क पड़ता है? तो लगा दिया तो रोडों का, और रोड देखो, रोड अभी तक गांव तक नहीं जाती है। हाँ, बरसात में हमारे बच्चे सेकू से जो है भंकोली और गजोली स्कूल जाते हैं, यहाँ से ये बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है, जबकि बड़ा सा बड़ा सामना बच्चों को करना पड़ता है। स्कूल के बच्चे भी जो है बेरोजगार, पढ़ाई से भी वंचित रह सकते हैं चैत्र मास में। हैं, दुख सुख में प्रसव का टाइम होता है। पिछली बार एक बंदा यहाँ डांग का यहाँ आया था, बीमार हो गया लड़का, जवाई था हमारा गांव वालों का। तो जब यहाँ से गाड़ी नहीं मिली तो पीठ में जो है यहाँ तक उठा के लाया वो। हैं, हम शासन प्रशासन विधायक जिला पंचायत वन विभाग तक थक गए। हम विभाग वन, अगले बार हम वन विभाग के पास भी गए कोट बंगला, पर कोई सुनने को तैयारी नहीं होते हैं ना, कि ये गांव ऐसा समझ रखा कि यहाँ कोई आदमी नहीं रहते हैं। जब देखो वोट मांगने के लिए, आज कल जो है वोटिंग की तैयारी थी, फिर ये भेज दिया प्रशासन, ये क्या वो पर अधिकारी लोगों को तो भेज दिया, पर प्रचार करने तक भी कोई बंदा नहीं आया इस गांव में। क्यों? कि ये वोट देंगे तो देंगे कहाँ, हम ही लोगों को देंगे, चाहे कांग्रेस को दें चाहे बीजेपी को दें,
हमारे लिए पार्टी बराबर है। हम पार्टी से कोई एलर्जी नहीं है, चाहे वो आगे बीजेपी आए या कांग्रेस आए, हमें उनसे कोई दुख नहीं विचार। पहाड़ों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। मीडिया के सवालों पर कब तक देते रहेंगे दलीलें। बात सिर्फ उत्तरकाशी के सेकू गांव की नहीं है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। पहाड़ों में आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, ये कहने में कोई शक नहीं। जिनकी जिम्मेदारी है वो एसी वाले चैम्बर में बैठकर आराम करते और मीडिया के सवालों पर बड़ी बड़ी बातें करते। कुछ समय बाद राज्य में निकाय चुनाव है, फिर उत्तरकाशी के सेकू गांव के लोग किसे वोट करें और क्यों वोट करें, ये बड़ा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।